My dear students, now this time I am going to discuss one very important topic, that is business services, and this business services mainly related with the banking. So now come to the point and see the details related with the banking services. My dear children, as you are seeing here, as per the Indian Banking Regulation Act 1949, banking company, the one which transacts the business of banking by accepting deposits of money from the public which are repayable on demand, lending to the public, or investing in the public deposits. Bank is a place where purchasing and selling of money is taking place smoothly. My dear students, bank is an organization which encourages the general public and providing the facilities of mobilizing the savings of general public or the people. देखो, अगर मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊं अबाउट द बैंक, देन इन क्लास 10th यू हैव ऑल्सो लर्न अबाउट द बैंक. और बैंक क्या होता है? इट मीन्स अ प्लेस वेयर परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ मनी. मीन्स एक ऐसा प्लेस जहाँ पर कैश को एक्सेप्ट किया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर अगर डिमांड की जाए लोन की या फिर अमाउंट विड्रॉ की जाए तो ये भी फैसिलिटीज़ बैंक प्रोवाइड करता है. अगर हम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की बात करें, देन एज यू आर सेइंग दैट बैंकिंग कंपनी द वन विच ट्रांसैक्ट्स द बिजनेस ऑफ बैंकिंग बाय एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स ऑफ मनी. मीन्स एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो एक्सेप्ट करे, व्हाट? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स ऑफ मनी. मीन्स मनी की डिपॉजिट को एक्सेप्ट करे फ्रॉम द जनरल पब्लिक विच आर रीपेबल ऑन डिमांड. और जो भी डिपॉजिट जनरल पब्लिक करे अमाउंट की, जब वो उसको ज़रूरत हो, जब वो डिमांड करे तो बैंक क्या करे? उसको रीपे करे. मीन्स एक्सेप्टेड डिपॉजिट्स को एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट बाय द जनरल पब्लिक, बैंक ऑल्सो रीपेड दैट अमाउंट. एंड नाउ सी लेंडिंग टू द पब्लिक और इन्वेस्टिंग इन द पब्लिक डिपॉजिट्स. ज़रूरत पड़ने पर लोगों को एज अ लोन अमाउंट प्रोवाइड भी करे, और अगर सेविंग्स है, सरप्लस अमाउंट बैंक के पास पड़ी हुई है तो उसे इन्वेस्टमेंट का भी काम करे. एंड एज यू आर सीइंग हियर, बैंक इज अ प्लेस वेयर परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ मनी इज टेकिंग प्लेस स्मूथली. जैसे अगर हम मार्केट में जाएं, गुड्स को परचेज और सेल करने की अगर हम बात करें तो वो हमारा कमोडिटी मार्केट हो जाता है. लेकिन अगर हम बैंक में देखो, बैंक में भी तो दो ही काम होता है केवल. या तो वो लोग जिनके पास सरप्लस अमाउंट है वो क्या करते हैं? अपनी सरप्लस अमाउंट को बैंक में डिपॉजिट करते हैं. और जो नीडी पर्सन होते हैं, रिक्वायरमेंट जिनको होती है फंड की, वो क्या करते हैं? बैंक से लोन बोरो करते हैं. तो हम क्या कह सकते हैं कि बैंक एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर केवल एक्सेप्टिंग एंड लेंडिंग ऑफ मनी, ये दो काम किए जाते हैं. बट एक्सेप्ट इट, बैंक ऑल्सो प्रोवाइड सो मैनी फैसिलिटीज टू द जनरल पब्लिक. हम लोग अभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे. अब आप देखो, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, टाइप्स ऑफ बैंक्स. बैंक कितने होते हैं कंट्री में, या किस तरीके के बैंक होते हैं जो जनरल पब्लिक को प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज. एज यू आर सीइंग हियर दैट कॉमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, स्पेशलाइज्ड बैंक्स और सेंट्रल बैंक. देखो, सेंट्रल बैंक यहाँ पर लास्ट में मैंने लिखा है. ये सेंट्रल बैंक की मीनिंग ये है कि अगर आप आरबीआई की बात करो, मैं लास्ट के पॉइंट सेंट्रल बैंक की बात कर रहा हूँ. सेंट्रल बैंक मीन्स यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से है. ओके, सेंट्रल बैंक हर एक कंट्री में एक होती है जो कि टोटल बैंकिंग जो सेगमेंट है उसको डील करती है, उसको कंट्रोल करती है. जैसे इंश्योरेंस सेक्टर के लिए IRDA है, वैसे ही बैंकिंग सेगमेंट के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, जिसे हम सेंट्रल बैंक के नाम से जानते हैं. अप्रैल 1935 में इसको इस्टेब्लिश किया गया और तब से ये अपने वर्क को RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर मुंबई, ये अपने वर्क को कंडक्ट करती है. और देखो, कहने की मीनिंग ये है कि सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री,
supervise, controls and regulates the activities of all the commercial banks. कॉमर्शियल बैंक्स की जितनी भी एक्टिविटीज़ है, अब कॉमर्शियल बैंक में हमारे वो सभी बैंक्स आ जाएंगे जो बिजनेस के लिए प्रोवाइड करती हैं लोन। जैसे में अगर हम बात करें, आप SBI कह लो, PNB कह लो, और बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, ये जितने भी बैंक्स हैं हमारे गवर्नमेंट मीन्स पब्लिक सेक्टर के, और अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सभी बैंक प्रोवाइड करती हैं फैसिलिटीज़ एक बिजनेसमैन को। तो ये जितने भी बैंक के नेम हमने आपको बताया, दीज आर नोन एज कॉमर्शियल बैंक्स। तो अगर हम कॉमर्शियल बैंक की बात करें, देन कॉमर्शियल बैंक्स आर द ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड एंड गवर्नड बाय द इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। देखो, जो इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है, इसी के अकॉर्डिंग टू टोटल बैंकिंग सेगमेंट को रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, तो कॉमर्शियल बैंक की अगर हम बात करें तो इसके जो नेम होंगे, जो इसमें एग्जाम्पल होंगे, जैसे जितने भी बैंक आप जानते हो नेशनलाइज्ड बैंक में, जैसे आपके SBI, PNB, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया, और प्राइवेट सेक्टर में अगर चलोगे तो HDFC, ICICI। अब देखो, ICICI को हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ, अगर हम ICICI की बात करें तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये सभी देखो हमारे प्राइवेट सेगमेंट के बैंक हैं। लेकिन इन सब का जो कंट्रोलिंग है, जो डीलिंग है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ही थ्रू होती है, और ये सभी हमारे कॉमर्शियल बैंक बोले जाते हैं। वैसे ही देखो, एक नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक की अगर हम बात करें, देन कोऑपरेटिव बैंक्स आर इस्टेब्लिश्ड टू प्रोवाइड क्रेडिट टू इट्स मेंबर्स एट ए चीपर इंटरेस्ट रेट। जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो अपने मेंबर्स को एक चीपर इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। दीज बैंक्स आर गवर्नड बाय द प्रोविजंस ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट एंड आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट स्पेशली फॉर द एग्रीकल्चरल फाइनेंसिंग इन इंडिया। इंडिया में जो जैसे रूरल सेक्टर की अगर हम बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, तो वहाँ के लिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं। इसमें भी कई बैंक हैं, जैसे अहमदाबाद मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ठीक है, भारत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इस तरीके के कुछ बैंक्स हैं जो कोऑपरेटिव सेगमेंट में काम करते हैं। इसके बाद देखो स्पेशलाइज्ड बैंक। अब अगर हम स्पेशलाइज्ड बैंक की बात करें तो यहाँ पर वो बैंक आएंगे या वो इंस्टीट्यूट आएंगे जो जनरली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में हेल्प करते हैं। कंट्री के जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट टाइप के बिजनेसमैन होते हैं, जो गुड्स के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में लगे होते हैं, उनको हेल्प करने के लिए एग्जिम बैंक को इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, तो ऐसे बैंक जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को हेल्प करें, एग्जिम बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक, और एक नेम देखो आता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SIDBI। 1990 में SIDBI को इस्टेब्लिश किया गया। हेडक्वार्टर इसका लखनऊ में है, स्मॉल बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो स्पेशली एक सेगमेंट को हेल्प करने के लिए, लोन प्रोवाइड करने के लिए इस्टेब्लिश किए गए हों, जैसे स्पेशलाइज्ड बैंक्स आर द बैंक्स इस्टेब्लिश्ड टू प्रोवाइड स्पेसिफिक सर्विसेज लाइक लोन्स फॉर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर्स, जैसे नाबार्ड एक नाम आप लोगों ने सुना होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। दे प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस। अब अगर हम बात करें एग्जिम बैंक की, नेशनल हाउसिंग बैंक या स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SIDBI, तो ये सभी हमारे स्पेशलाइज्ड बैंक हैं। ओके, अब अगर सेंट्रल बैंक देखो, नेक्स्ट पॉइंट, ये मैंने आपको पहले भी बताया, सेंट्रल बैंक मीन्स एपेक्स बॉडी ऑफ बैंकिंग सेगमेंट, एज इन आवर कंट्री इट इज़ नोन एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। इट इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है, एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया, और अप्रैल 1935 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। तब से ये
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्री में सेंट्रल बैंक के तौर पे सभी बैंकों का बैंक के नाम से भी जाना जाता है इसको, और अपने काम को परफॉर्म करता है। एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज रिलेटेड विद द फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। अगर हम कॉमर्शियल बैंक को देखें तो कॉमर्शियल बैंक्स किस तरीके के फंक्शंस करते हैं, किस तरीके की सेवाएं या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जनरल पब्लिक को। नाउ सी एज एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स। अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स, इट मीन्स बैंक्स एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स मीन्स अमाउंट और द सरप्लस अमाउंट ऑफ जनरल पब्लिक फ्रॉम इट्स कस्टमर्स इन वेरियस फॉर्म्स लाइक डिपॉजिट्स इन करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो ये जितने भी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं इनके थ्रू बैंक क्या करता है कि जनरल पब्लिक की जो भी सरप्लस अमाउंट है उसको एक्सेप्ट करता है, और बैंक्स act as a borrower and pay interest on the deposits at interest rate as decided by the Reserve Bank of India। जो भी RBI ने इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया है जनरल पब्लिक को उनकी डिपॉजिट्स पर बैंक इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करता है। तो अगर हम फंक्शंस की बात करें देन इट इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ अ बैंक एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स। नाउ सी लेंडिंग ऑफ फंड्स। लेंडिंग ऑफ फंड्स मीन्स banks provide loan facilities and advances to its customers in the form of cash credit, overdrafts, long term and short term loan facilities। it means जब भी कस्टमर को या जनरल पब्लिक को लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो बिजनेसमैन हो, जनरल पब्लिक हो या फार्मर हो, वो बैंक से अमाउंट लोन लेकर के अपने बिजनेस एक्टिविटी को कंटिन्यू कर सकता है। तो यहाँ पे कहने की मीनिंग ये है कि बैंक्स एक्ट एज अ लेंडर एंड रिसीव इंटरेस्ट ऑन मनी एडवांस्ड एज अ लोन एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइडेड बाय RBI। अगर बैंक आपकी एक्सेप्टेड अमाउंट पर, सरप्लस अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट पे करता है तो बैंक साथ ही साथ आपको जो लोन देगा एज अ कस्टमर, अगर कोई बिजनेसमैन बैंक से लोन लिया हुआ है तो उस लोन अमाउंट पर बैंक इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा। और देखो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यू शुड कीप इट इन योर माइंड दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट आइदर गिवन बाय बैंक टू यू और टेकिंग बाय द बैंक फ्रॉम द कस्टमर, इट इज़ डिसाइडेड बाय द RBI। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, चेक फैसिलिटीज। बैंक देखो यहाँ पर CHECK ये बाय मिस्टेक टाइप हो गया है, जबकि स्पेलिंग आपकी CHEQUE होगी। रिमेंबर दिस पॉइंट, CHEQUE, check facilities। okay, check facilities in the sense bank collects its customers checks drawn on other banks। it is the most preferred form of exchange। these are two types of checks, bearer and orderer checks, crossed checks। देखो कहने का मीनिंग यहाँ पर ये है कि बैंक अपने कस्टमर्स को चेक की फैसिलिटीज CHEQUE चेक्स फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर बेयरर चेक, ऑर्डरर चेक, क्रॉस चेक, एंटी डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक। चेक के कई टाइप्स होते हैं। चेक किसी भी तरीके का हो, कस्टमर के फेवर में बैंक चेक को कलेक्ट करता है, चेक को क्लियरिंग हाउस में सेंड करके उस अमाउंट को क्लियर करवाता है, कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट करता है, और अपने कस्टमर्स को बैंक चेक भी इशू करता है, चेक बुक भी इशू करता है ताकि उनको ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम ना हो। ओके, एंड नाउ कंसिडर द नेक्स्ट वन दैट इज़ द बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट मीन्स इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिमांड ड्राफ्ट, जिसे हम लोग शॉर्ट में DD बोलते हैं। डिमांड ड्राफ्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स। Anybody can obtain bank draft after depositing the amount in the bank। देखो बैंक ड्राफ्ट की मीनिंग यहाँ पर ये है कि आप जैसे मान लो सिटी से बाहर कहीं जा रहे हो, आपको 1 लाख रुपीज़ लेकर के जाना है, तो आप कैश को साथ में ले जाने के बजाय आप बैंक में 1 लाख रुपीज़ डिपॉजिट कर दो, एक बैंक ड्राफ्ट बनवा लो, और बैंक आपको एक उतनी अमाउंट का DD डिमांड ड्राफ्ट जिसे हम लोग कहते हैं बैंक ड्राफ्ट, बैंक आपको इशू कर देगा। चेक जैसा होता है बिल्कुल, और आप उसको लेकर के ईजिली अपने उस
डेस्टिनेशन पे जा कर के बैंक के किसी भी ब्रांच में जाकर वो अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हो। मीन्स बैंक ड्राफ्ट, इट इज इश्यूड बाय द बैंक आफ्टर requirement of the customer. Anybody can obtain a bank draft after depositing the amount in the bank. Okay, now consider the next point. और देखो एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब भी बैंक ड्राफ्ट आप बनवाओगे तो बैंक उसके लिए कुछ नॉमिनल चार्ज भी लेता है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ द बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज। इट मीन्स the bank allows a customer to overdraw his current account balance up to an agreed limit. देखो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि बैंक प्रोवाइड्स ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज ऑन करेंट अकाउंट टू इट्स अ बिजनेसमैन, रेपुटेड बिजनेसमैन, इमेज होल्डर बिजनेसमैन. The customer has to pay interest on the amount overdrawn by him. The security for overdrafts is usually financial assets of the account holder such as shares और डिवेंचर्स. देखो कहने का सेंस यहाँ पर ये है कि बैंक अपने रेपुटेड कस्टमर्स को बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज़ देता है. बैंक ओवरड्राफ्ट मीन्स एक्सेस अमाउंट विड्रॉन बाय द कस्टमर फ्रॉम हिज अकाउंट, फ्रॉम हिज करेंट अकाउंट. अब कहने की मीनिंग यहाँ पर यह है कि अगर कोई कस्टमर बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज लेता है तो नॉमिनल इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द बैंक ऑन द ओवरड्राफ्ट अमाउंट. ओके, एंड नाउ कंसिडर द नेक्स्ट वन, दैट इज द कैश क्रेडिट फैसिलिटीज. कैश क्रेडिट, इट इज ऑल्सो नोन एज CC फैसिलिटीज. कैश क्रेडिट मीन्स इट इज a short term cash loan to a company. It is a short term cash loan to a company. The borrower is sanctioned a credit limit up to which it may draw amounts from the bank. This credit limit is determined by the bank's estimation of the borrower's credit worthiness. जो भी बोरोवर है, जो भी लोन लेने के लिए अप्लाई किया है, उस बोरोवर की क्या गुडविल की कंडीशन है, क्या उसकी क्रेडिट वर्दीनेस है, उस क्रेडिट वर्दीनेस के अकॉर्डिंग टू, उसकी क्रेडिट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग टू बैंक उन्हें कुछ क्रेडिट की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है. द बैंक प्रोवाइड्स दिस टाइप ऑफ फंडिंग बट ओनली आफ्टर द रिक्वायर्ड सिक्योरिटी इज गिवन टू सिक्योर द लोन. ऐसी क्रेडिट फैसिलिटीज़ बैंक प्रोवाइड तो करेगा, कैश क्रेडिट की फैसिलिटीज़ तो बैंक देगा, लेकिन उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी जो भी वो कस्टमर क्रेडिट फैसिलिटीज़ बैंक से लेना चाह रहा है. वंस अ सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट हैज़ बीन गिवन, द बोरोवर कंपनी कैन कंटिन्यूसली ड्रॉ फ्रॉम द बैंक अप टू द स्पेसिफाइड अमाउंट. जो भी सिक्योरिटीज़ बैंक के थ्रू रिक्वायर्ड होगी, सिक्योरिटी को देने के बाद जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या पर्सन है वो कैश क्रेडिट की फैसिलिटीज बैंक से ले सकता है. ओके, सो दीज आर सम फैसिलिटीज गिवन बाय द बैंक टू इट्स कस्टमर्स. माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू आर सीइंग हियर, it is a simple efforts made by me for better understanding about the bank and about the facilities given by the bank. Okay, now see it and keep smiling always. It is my message today. Okay, so thank you so much for watching this video.